हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस संकल्प ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता था कि मैं क्लास 10वीं बिहार बोर्ड का साइंस अर्थात विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के प्रश्न को बारी बारी से देख रहा हूं, जिसमें मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी पूछे जाने वाले प्रश्न को डीप में विशेष विश्लेषण के साथ उसके आंसर को समझने का प्रयास करेंगे। तो जिस कड़ी में हमने आपको कल पहला वीडियो में क्लास 10th केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का कुछ ऑब्जेक्टिव को किए थे, आज ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम कक्षा 10वीं का रसायन शास्त्र क्लास 10th रसायन शास्त्र केमिस्ट्री कक्षा 10th अध्याय 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के ये लेक्चर 2 है, दूसरा वीडियो है, जिसमें हम कल के बाद के क्वेश्चन को देखते हैं और आइए इन सभी के आंसर को विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ रहे होंगे। आइए जानते हैं अगला हम लोगों का क्वेश्चन क्या है। नया है इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए क्वेश्चन कर रहा है, लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे समझिएगा कि मान के चलिए मेरे पास ये लोहा है, ये आयरन है, ये मान के चलिए मेरे पास ये आयरन है अर्थात ये लोहा है, ये लोहा है, समझ गए। ये मेरे पास लोहा है। अब क्या होता है, लोहा में एक खास गुण है कि यदि आप लोहा को खुली वायुमंडल में छोड़ दीजिएगा, यदि आप लोहा को खुली वायुमंडल में छोड़ दीजिएगा, यदि आप लोहा को खुली वायुमंडल में छोड़ दीजिएगा, छोड़ने पर क्या होता है, ये लोहा धीरे धीरे नमी से अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके इसके ऊपर जंग लगने लगता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। विज्ञान में इस रस्ट को, लोहा को जंग से बचाने के लिए अर्थात लोहे के आयु को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है, एक बहुत ही अच्छा प्रक्रिया है जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन। ये क्या प्रक्रिया है, या इसी का दूसरा नाम है यसद लेपन, इसी का दूसरा नाम है यसद लेपन, इसी का दूसरा नाम है यसद लेपन। ये 5 स्टार भी है प्रश्न, यहाँ से आपका परीक्षा में प्रश्न 100% पूछ देता है इस चैप्टर से। आइए होता क्या है कि ये जो लोहा है, ये जो लोहा है, मान के चलिए ये जो मेरे पास लोहा है, होता क्या है कि इस लोहा के ऊपर, इस लोहा के ऊपर, इस लोहा के ऊपर, इस लोहा के ऊपर, इस लोहा के ऊपर एकदम पिघला हुआ जिंक, पिघला हुआ जिंक, पिघला हुआ जिंक Zn, पिघला हुआ जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, परत चढ़ा दी जाती है, ताकि ये जो लोहा है इसके ऊपर जिंक का जो लेयर लग जाएगा तो ये सीधे वायुमंडल के कनेक्शन से कट जाएगा, जिसके कारण इस लोहा में जल्दी जंग नहीं लगेगा, अर्थात लोहा की आयु पहले की तुलना में थोड़ी बढ़ जाएगी। इस क्रिया को कहते हैं मेरे दोस्त गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन या यसद लेपन। तो आइए जानते हैं क्या है कि लोहा को जब हम खुली वायुमंडल में छोड़ देते हैं तो ये नमी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर रस्ट अर्थात जंग लगा लेता है। इस प्रक्रिया को, अब इसको बचाने के लिए जब हम पिघला हुआ जिंक, पिघला हुआ जिंक कि क्या करते हैं, लेप चढ़ा देते हैं, पिघला हुआ जिंक का, पिघला हुआ Zn का लेप चढ़ा देंगे किसके ऊपर, लोहा के ऊपर। तो इस क्रिया को ही कहते हैं मेरे भाई गैल्वेनीकरण, यसद लेपन। तो ऑप्शन कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने के क्रिया को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है संक्षारण, नहीं। गैल्वेनीकरण बिल्कुल सही। पानी का चढ़ाना, नहीं। विद्युत अपघटन, नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि इस आंसर को आप अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। मेन वो नहीं है, मेन आप इस सॉल्यूशन को पकड़ने का प्रयास करिए। आइए अगला प्रश्न कह रहा है जास्ता। भैया जास्ता का मतलब होता है जिंक, Zn मतलब जास्ता का कहने का मतलब है जिंक।
जास्ता का मतलब जिंक। जास्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं HCl की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो आइए भैया देखते हैं। जास्ता कहने का मतलब जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो मतलब HCl जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस बनेगा। तो आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी याद किए होंगे। ये जो जिंक जो है वो हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। ये जिंक क्या करता है, हाइड्रोजन को बाहर कर देता है H2 गैस को फॉर्म में, और ये जिंक HCl के स्थान पे जिंक आ जाता है, ये बना लेता है ZnCl2। ZnCl2 बैलेंस करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब देखिए जिंक यहाँ पे 1 है, जिंक यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और क्लोरीन यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 2 है। ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। तो ये जो हम एरो मारे हैं, अर्थात ये जिंक जो है, ये जिंक जो है, जिंक Zn, ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है अर्थात निकालती है। तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन पढ़ते हैं। जास्ता अर्थात जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो आंसर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, एक सेकेंड ना, हाइड्रोजन होगा। ऑप्शन इसका चल जाएगा हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं। आंसर इसका चल जाएगा सी, आंसर इसका चल जाएगा सी। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है, यह तत्व हो सकता है। सुनिए भैया, ये भैया है कैल्शियम, ये है भैया कैल्शियम, ये है भैया कैल्शियम। जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, जब इसको आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा, तो ये बन लेगा भैया CaO। इसका भी संयोजकता होता है 2, कैल्शियम का भी संयोजकता 2 और ऑक्सीजन का 2, कट के बन जाएगा ये CaO। इसको कहते भैया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते भैया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते भैया कैल्शियम ऑक्साइड। इसी का व्यावहारिक नाम है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब क्या है कि कैल्शियम को हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवा दिए, तो ये बना लिया कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ चूना। अब देखिएगा इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है अर्थात मेल्टिंग पॉइंट होता है MP, वो अधिक होता है, वो अधिक होता है। लेकिन समझिए ये जल्दी गलता नहीं है। लेकिन यदि आप इसी CaO को H2O अर्थात जल के साथ अभिक्रिया करवा दीजिएगा तो ये बना लेता है Ca(OH)2। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। आपको पता है कि बुझा हुआ चूना जल में जल्दी ही गल जाता है, जल में जल्दी ही गल जाता है। तब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। भैया कैल्शियम देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधिक गलनांक अर्थात उच्च गलनांक वाला यौगिक CaO अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना का निर्माण किया है। तो यह तत्व हो सकता है। उसके बाद कह रहा है यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है। देखिए ये Cn2 बना है, यह तत्व कैल्शियम होगा, आंसर इसका कैल्शियम जाएगा। आइए अगला प्रश्न। जल के एक अणु में हाइड्रोजन, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। भैया ये है जल, ये है जल। यदि आप बात करिएगा जल के फार्मूला का, तो जल का फार्मूला होता है H2O। और ये कितना अणु है, तो भैया ये एक अणु है। कितना अणु है, एक अणु है। इसमें बात करते हैं हम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का इसमें हाइड्रोजन कितना है, तो H2, 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का कितना परमाणु है, तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे, यदि हम इसका अनुपात निकालेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु का, तो 2:1 जाएगा। आंसर खोजिए,
1:1 नहीं होगा, 2:1 ये भी नहीं होगा, आंसर इसका बी जाएगा 2:1। तो एक जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 2:1। उम्मीद है आप इस प्रश्न को अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो अभिक्रिया पहले समझ लीजिए, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है और ये बन रहा है Zn+CO। Zn+CO देखिए यहाँ पे जिंक के पास ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे जिंक अकेला पड़ गया है, अर्थात यहाँ क्या हो रहा है, तो भैया यहाँ पे ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना कहलाता है भैया अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन, या इसी को कहते हैं अवकरण। इसी को कहते हैं अवकरण, रिडक्शन। अब देखिए ये कार्बन भैया अकेला है, कार्बन बिल्कुल अकेला, इसका कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जब उत्पाद की तरफ देखिएगा इसमें आकर के ऑक्सीजन एकदम मस्ती से जुड़ गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। उपचयन, और इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। इसी को कहते हैं ऑक्सीकरण। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि उपचयन हो रहा है, जबकि जिंक अपचयित हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है। तो यही पूरा अभिक्रिया, ये ऑप्शन को पढ़ते हैं, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। ZnO+C तीर निशान Zn+CO कह रहा है कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, देख लीजिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब उपचयन हो रहा है, पक्का कार्बन उपचयित हो रहा है, एकदम सही है। ZnO उपचयित हो रहा नहीं, अपचयित हो रहा है, गलत है। कार्बन अपचयित हो रहा है, गलत है। कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयित हो रहा है, गलत है। इसका आंसर ये चल जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे सारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। आप पढ़े होंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, किसी अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण की घटना एक साथ ही होती है। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। मेरे दोस्त, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया इंग्लिश में से कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अभिक्रिया करके या सॉरी एक सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक, जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करती है, केवल एक उत्पाद का निर्माण करती है, कोमा इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद का निर्माण करती है, तो इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे समझिएगा कि यहाँ पे एक अभिकारक ए है, ये दूसरा अभिकारक बी है या सी भी हो सकता है, और ये तीर अभिक्रिया बता रहा है कि इधर अभिकारक है और जाके ये केवल एक ही उत्पाद बनाएगा। इसमें ए बी दोनों मिक्स हो सकता है या जो भी हो। तो देखिए ये दो अभिकारक हो गया, ये दो अभिकारक हो गया और एक उत्पाद हो गया। जैसे अभिक्रिया समझिएगा, जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाइएगा तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, अर्थात ये अभिकारक दो है और उत्पाद एक है। तो खोजिए, ऑप्शन कह रहा है H2 + O2 तीर निशान 2H2O।
अब देखिए ये क्या हो रहा है कि इसमें दो अभिकारक है और एक उत्पाद है, आंसर यही जाएगा। जबकि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित होकर दो उत्पाद का निर्माण कर रहा है, ये भी नहीं होगा। ये एरो बता रहा है, ये एरो का सिंबल है, ये हीट है, उष्मा बता रहा है, यहाँ टेम्परेचर T है, यहाँ हीट है, इनमें से कोई नहीं, ये क्यों नहीं होगा, आंसर जाएगा इसका ए, आंसर इसका जाएगा ए। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। कल के वीडियो का यदि आप देखिएगा तो हम विस्थापन अभिक्रिया को बहुत अच्छी तरीक़ा से बताएं। इसमें क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से, यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट CO2 यहाँ पे एक अभिकारक है, दो उत्पाद बन रहा है, ये अपघटन अभिक्रिया, ये नहीं होगा, ठीक है। CaO2HCl ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए आयरन है, ये कॉपर है, यहाँ पे क्या होता है, आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये आयरन यहाँ चलाता है, कॉपर को इधर भेज देता है, तो ऑप्शन इसका चल जाएगा सी, ऑप्शन इसका चल जाएगा सी। आइए अगला प्रश्न। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करने से क्या होता है? तो देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। ये प्रश्न रिपीटेड है, कल भी हम इस प्रश्न को देखे थे। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण नहीं है? देखिए भैया, यदि एक अभिकारक है, यदि अभिकारक कितना हो, एक अभिकारक हो, और ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया। इसे हम कहते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। आइए कल हम इस अभिक्रिया को पढ़ाए थे। ये देखिए यहाँ पे एक अभिकारक है और दो उत्पाद बन रहा है, अभिकारक एक है और दो उत्पाद बन रहा है, तो यही वियोजन अभिक्रिया है। अब ये देखिए यहाँ पे अभिकारक है, दो उत्पाद बन रहा है, ये भी वियोजन अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना, ये नहीं, इसमें देखिएगा ये यहाँ पे दो अभिकारक है और केवल एक उत्पाद बन रहा है, ये संयोजन अभिक्रिया है। ये कैसा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये दोनों तो है ही, ये नहीं है, तो भैया इसका आंसर चल जाएगा, इसका आंसर चल जाएगा, इसका आंसर चल जाएगा सी, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि ये संयोजन अभिक्रिया है, इसमें दो अभिकारक है, एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है। आइए अगला प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है? ये देखिए, ये भी रेडॉक्स नहीं है, ये भी रेडॉक्स नहीं है, CaHCl, यहाँ पे ऑक्सीजन का देख लीजिए हटा है, बात सही है, देख लीजिएगा यहाँ पे Ca के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे Ca के साथ क्लोरीन है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसका ऑप्शन के अनुसार एक भी आंसर नहीं जा रहा। इसका ऑप्शन को देख लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर ऑप्शन मिसिंग है, इसका ऑप्शन मिसिंग है, देख लीजिएगा आप लोग। आइए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया? देखिए दहन क्या होता है, दहन क्या होता है, आइए हम इसको जानते हैं, दहन क्या है। दहन वह प्रक्रिया है, दहन वह प्रक्रिया है, दहन वह प्रक्रिया है, दहन वह प्रक्रिया है, प्रक्रिया है जिसमें, जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। देख लीजिए, जल का उबलना, इसमें ना प्रकाश उत्पन्न होता है ना ही ऊष्मा। मोम का पिघलना, मोम जब जलता है तब प्रकाश उत्पन्न होता है,
उसमें उत्पन्न होता है, लेकिन पिघलने से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इनमें से सी कोई तो नहीं होगा। अब पेट्रोल का जलना ये एक तीव्र दहन है। कैसा दहन है? तीव्र दहन है। ये दहन बहुत फास्ट होता है। इसका आंसर चल जाएगा सी। इसका आंसर चल जाएगा सी। आइए अगला प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अर्थात वृद्धि, भैया ऑक्सीजन का वृद्धि, सिंपल याद रख लीजिए। किसी अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, एक सेकेंड, ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन का योग बोल दीजिए या ऑक्सीजन का वृद्धि बोल दीजिए। यदि ऑक्सीजन का वृद्धि होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, या हम उसी को कहते हैं उपचयन। क्या कहते हैं? उपचयन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। तो आंसर पढ़िए, अपचयन नहीं होगा, उपचयन सही है, संचारण नहीं होगा, डी में इसका आंसर बी चल जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग अर्थात वृद्धि कहलाता है उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। आइए अगला जानते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, असत्य पूछ रहा है, ये सत्य है, ये सत्य है। अवकरण में हाइड्रोजन किसी पदार्थ से जुड़ते हैं, ये भी एकदम बिल्कुल सत्य है। ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, नहीं, ये आंसर होगा सी, ये भी शुद्ध है, ऑक्सीकृत करते हैं। ऑप्शन इसका चल जाएगा सी, 36 का ऑप्शन चल जाएगा सी। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना, हटना है, हाइड्रोजन का हटना कहलाता है। समझिएगा, किसी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन हटता है, हटना का मतलब यदि हाइड्रोजन का त्याग होता है तो उसको हम कहते हैं अवकरण। क्या कहते हैं? अवकरण, या इसी को कहते हैं अपचयन, या इसी को कहते हैं अपचयन। आंसर चलिए, अपचयन अभिक्रिया बिल्कुल सही, उपचयन नहीं होगा, रेडॉक्स नहीं होगा, इनमें से कोई। 37 का ये हो जाएगा, 37 का ये हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न। किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, वह कहलाती है, देखिए वह कहलाती है ज्वलन ताप। क्या कहलाती है? ज्वलन या प्रज्वलन ताप। ये क्लास 8 में आप लोग पढ़े होंगे। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, एक्स का नाम बताइए। काले रंग का, इसका आंसर कॉपर चल जाएगा। क्या चल जाएगा? कॉपर। सी कॉपर। आइए, Na2SO4 BaCl 2 BaSO4 2 NaCl उपर्युक्त रासायनिक अभिक्रिया है, भैया एक होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि अभिकारक, इसमें क्या होता है, अभिकारक अपने ही आयनों का अदला बदली कर लेता है। क्या कर लेता है? अदला बदली कर लेता है, अदला बदली कर लेता है, अदला बदली कर लेता है। समझिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक अपने ही आयनों का अदला बदली कर लेता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है Na2SO4 प्लस दिया है BaCl2। आप देखिए इसमें क्या होता है, Na पर प्लस चार्ज होता है और सल्फेट पे माइनस चार्ज होता है, फिर बेरियम पे प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। आप देखिए, अब इसका वाला जो ये प्लस है इसके वाला माइनस के साथ चल जाएगा, ठीक है। अब और उसके बाद क्या होता है, इसका वाला जो ये माइनस है इसके वाले प्लस के साथ चल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा BaSO4, ये बन जाएगा BaSO4 और ये बन जाएगा NaCl, ये बन जाएगा NaCl। तो क्या हो रहा है, ये प्लस यहाँ वाला प्लस इस वाले माइनस के साथ चल जा रहा है, क्योंकि ये वाला माइनस को छोड़कर और ये वाला माइनस इस वाले प्लस के छोड़ कर चल जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आयन का अदला बदली हो रहा है, आयन का अदला बदली। और आयन का अदला बदली क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आंसर पढ़िए, संयोजन नहीं होगा, वियोजन नहीं होगा, आंसर चल जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। आंसर सी हो जाएगा, 40 का आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आते हैं।
Zn प्लस यू SO4 तीन निशान ZnSO4 प्लस यू ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? भैया संयोजन है? नहीं है, क्योंकि संयोजन में क्या होता है कि दो अभिकारक मिलकर केवल एक उत्पाद बनता है, ये नहीं है। विस्थापन है, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनता है, ये भी नहीं है। आंसर द्विविस्थापन है? द्विविस्थापन है? नहीं, इसमें आयनों का अदला बदली होता है, तो इसमें कुछ नहीं है। वियोजन, एक सेकंड, विस्थापन, एक सेकंड, विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि देख लीजिए यहाँ जिंक है, यहाँ कॉपर है, ये जिंक अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कॉपर को विस्थापित करके इधर डेल देगा, तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया होगा। ये भी नहीं होगा, ये 41 का बी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। आइए अगला प्रश्न। Cu प्लस O2 तीन निशान CO2 प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? भैया देखिए यहाँ पे दो अभिकारक है और एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, इसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है CaO प्लस H2 तीन निशान Ca(H) का होल 2 प्रयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया है? देखिए दो अभिकारक है और एक उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसको भी हम संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको भी हम संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। अगला प्रश्न करता है उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं उष्मीय वियोजन। क्या कहते हैं? उष्मीय वियोजन। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब इस अभिक्रिया को करवाने के लिए बाहर से उष्मा दी जाती है, बाहर से ऊर्जा दी जाती है। अगला प्रश्न, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।